हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी परिवेश यानी PYQ क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं और ये आपकी परीक्षा में काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियो डाल दिए, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। ये हमारी 6ठी वीडियो है और ये निरंतर हमारा ये प्रयास चलता रहेगा जब तक आपके सभी क्वेश्चन संपूर्ण न हो जाएं। तो इन्हें अवश्य देखें। ये हमारा है UGC नेट दिसंबर 2011 का और इन प्रश्नों की खासियत ये है दोस्तों कि इनकी व्याख्या भी दी गई है। यानी कि इनके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं, यानी एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं तो उसका पूरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो पूरा दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की PDF चाहिए, चाहे वो UGC नेट है, हरियाणा ऑब्जेक्टिव के पेपर है, सब्जेक्टिव में भी आपकी फ़ायदेमंद रहेगी, तो इसे आप 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर या वॉइस कॉलिंग करके मंगवा सकते हैं। ये मात्र 999 रुपये की PDF है और बाद में ये 1-2 दिन के बाद भाई इसका रेट बढ़ने वाला है। 28-29 अभ्यर्थी इसे खरीद चुके हैं और आप भी जल्दी इन्हें ले लीजिए ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो। उसके नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, आप फ्री में तैयारी करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो मैं एक बार थोड़ा इसका उत्तर छुपा लेती हूँ। वैसे आसान प्रश्न आप लगा ही लोगे। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। तो इसकी क्या है, अवधी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी ब्रजभाषा है, खड़ी है, बुंदेली, ये सारी क्या है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। यहाँ देखो आप ध्यान से। अब देखो मैंने कहा ना, इन प्रश्नों की खासियत यही है। अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी से हुआ है। अब क्या है, अवधि का जो विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसमें आपकी आती है पूर्वी हिंदी, अवधी और बघेली। जबकि आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी ब्रजभाषा और खड़ी बोली, बुंदेली, ये सारी आती है। तो ये हम देखेंगे शोरसेनी के अंतर्गत आपकी कितनी अपभ्रंश हैं। तो देखें, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, ब्राह्मण और छठी आपकी महाराष्ट्री। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में आप देखेंगे, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 बोलियां आती है। ठीक है, तो ये आपकी शोरसेनी क्या आपकी भाषा या अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश या भाषा है, उपभाषा इसकी पश्चिमी है। फिर आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है, कोरवी भी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी भी है। ब्रजभाषा हरियाणवी, हरियाणे को बांगरू बोली भी कहा जाता है और जाटू भी कहा जाता है। यानी कि जाटू बोली हरियाणवी या बांगरू। जाटू बोली क्योंकि जाट जाति की अधिकता के कारण इसे जाटू बोली कहा जाता है। बुंदेली है, फिर कन्नौजी है, फिर राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत आपकी 4 बोलियां आती हैं, जिसमें आपकी पश्चिमी हिंदी, जिनका दूसरा नाम इसे मारवाड़ी भी कहा जाता है। पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, इसे जयपुरी कहा जाता है। उत्तरी राजस्थानी उत्तरी क्षेत्र में उत्तर दिशा के और ये मेवाती कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी और इसे मालवी भी कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम भी आप जरूर याद कर लें। फिर है आपकी पहाड़ी, पहाड़ी के अंदर आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, ये सारी पूछी जाती हैं। इनको ये कहना कि समझ के पहले समझना फिर उनको रटना है, क्योंकि बार बार पढ़ोगे तभी रटे जाएंगे। अर्धमागधी अंदर पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ से तो इतने बार प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा, ये आपको भी पता हो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। मागधी, बिहारी, भोजपुरी। तो बिहारी के अंतर्गत आती है आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, और इसके बाद आपकी पैसाची के अंदर आपकी लहंदा है, पंजाबी है। ब्राह्मण के अंतर्गत आपकी सिंधी है और महाराष्ट्री के अंतर्गत क्या है, मराठी है। तो इनका ये पूरा कैलेंडर आपका याद करके एक चार्ट भी बना सकते हो और एक शॉर्ट नोट्स भी आप अपने बना सकते हो, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? तो देख ले कौन सी है। 2 प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, जिसमें आपकी बोडो है, मैथिली है, भोजपुरी है, डोगरी है। तो देखो दोस्तों, इसमें आपकी सी रहेगा, भोजपुरी शामिल नहीं है। तो मैंने क्या है, इनको अंडरलाइन किया है। इसको मैंने इतना अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछे ही पूछे जाते हैं।
संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है, इसे संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया है। जबकि संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, लेकिन आज के दौर में 22 है। लेकिन जब संविधान शुरू हुआ तो उस समय क्या है, जैसे हमारी 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची जैसे आपकी कितनी समवर्ती ये माफ़ कीजिए कितनी सूचियाँ, 12 सूचियाँ हैं। तो 12 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा रखी गई है, लेकिन उस समय भाषा रखी गई थी 14 भाषाएं थी। बाद में बढ़कर ये कितनी हो गई, 24 होगी। तो नहीं माफ़ कीजिए 22 हो गई पहले, अब क्या है 22 है वर्तमान में। लेकिन जब संविधान के मूल में 14 भाषाएं थी, वो किस प्रकार हुई इस पर हम चर्चा करेंगे। असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृति, इस प्रकार से आपकी 14 भाषाएं हो जाती हैं। इनको 2-3 बार आप पढ़ लेना और सुन लेना। अगर आपके पास समय कम है तो मैं वीडियो डालती हूँ, जैसे आप काम करते करते जो कुछ गृहिणियाँ हैं तो वो सुन भी सकते हैं। 2-3 बार वीडियो को सुनोगे अच्छी प्रकार से आपके जहन में बैठ जाएगा। अब यहाँ देखें 21वां संशोधन, मैंने इसको इसलिए यहाँ ये किया है कि यहाँ से शुरुआत होती है। 21वां संविधान संशोधन 1967, जो 21वां संविधान संशोधन था ये 1967 में लाया गया था, जिसमें क्या किया गया था, सिंधी को जोड़ा गया था। मतलब 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें सिर्फ एक भाषा को जोड़ा गया था, वो थी कौन सी, सिंधी थी आपकी। अब क्या है, दूसरा 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। अब दूसरा हुआ आपका 71वां 1992 में, जिसमें आपकी 3 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिसमें कोंकणी में मणिपुरी, नेपाली। अब एक होगी आपकी सिंधी और 4 होगी ये, 3 होगी ये, तो आपकी कितनी होगी, आपकी होगी 18 भाषाएं। 14 और 4 कितनी होती है, 18। अब क्या है, इसके बाद क्या हुआ, अब हुआ आपका 92वें संविधान संशोधन 2003। अब ये तीसरा संविधान संशोधन है 2003 का और 92वां। तो इसमें आप भाषा की दृष्टि से, ये वैसे तो 92वां है लेकिन भाषा की दृष्टि से कह रही हूँ, लेकिन आपको तीसरा पहला दूसरा नहीं याद, आपको 21वां 71वां 92वां ये याद रखना है, ठीक है। 2003 को इसमें आपको बोडो, संथाली, मैथिली यानी 3 और आ गई। तो इस प्रकार से आपकी भाषाएं कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। 18 और 3 कितनी हो गई, 22 हो गई। तो देखो एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा देती हूँ। पहला आपका 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें कौन सी भाषा जुड़ी थी, सिंधी जुड़ी थी, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा। अब इसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें आपकी 3 भाषाएं जुड़ी थी, जिसमें कोंकणी है, आपकी मणिपुरी है और नेपाली है। 71वां संविधान संशोधन 1992। अब क्या, ये तो 1992 था। अब क्या है, 1992 को आप उठा के 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें आपकी बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, ठीक है। पहले में कितनी जोड़ी गई थी, सिंधी, पहले मूल में 14 थी, फिर सिंधी जुड़ी, फिर मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जुड़ी, उसके बाद आपकी 4 और जुड़ी, बोडो, संथाली और मैथिली। तो इस प्रकार से आपकी 22 भाषाएं हो गई। 18 और 4 कितनी, 22, ठीक है। तो इनको आप 2-3 बार सुन लेना और वैसे आपको याद भी होंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय करेंगे तो फिर क्या है, कुछ दोस्तों को याद होगी वो बोर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा समय हमने इसमें ले लिया है, लेकिन 2-3 बार रिवीजन करोगे, सुनोगे, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। अगर आपको नहीं भी अपने अभी तक याद नहीं किए तो। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, तो इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है यही प्रश्न। बुंदेली नहीं है, भोजपुरी भी आती है, मगही भी आती है, मैथिली आती है। और भोजपुरी का क्षेत्र भी पूछा जाता है कि कहाँ बोली जाती है, तो बिहार के अंतर्गत तो आती है। इसके अनुसार ये राजस्थान, माफ़ कीजिए, ये आपके इसमें यूपी वगैरह में और एमपी के कुछ भागों में भी बोली जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे।
तो देखिए भोजपुरी, मगही, मैथिली मागधी के अंतर्गत आती हैं। ये मागधी के, लेकिन पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपकी अर्ध मागधी के अंतर्गत आती हैं। और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये मागधी बिहारी बोलियों की अंतर्गत आती हैं। जबकि बुंदेली, सोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी बोलियों के अंतर्गत आती हैं। ये हमने कैलेंडर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही कैलेंडर इसमें उठा कर दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा समय हम पहले नहीं खींचेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का जो पहला कवि है, प्रथम कवि किसे माना है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, श्रैपाद, पुष्य और शालिभद्रेश्वरी और शंभू। तो इसका श्रैपाद को माना है। श्रैपा या श्रैपाद एक ही बात है। राहुल सांकृत्यायन ने भी माना है, राहुल सांकृत्यायन ने माना, और इसको सर्वमान्य रूप में भी माना गया है। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने किसे माना? पुष्य या पुंड को। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को माना है। और शंभू को किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने माना है शंभू को। और जो शंभू है ये अपभ्रंश के पहले कवि हैं। अब देखो शिव, पुष्य या पुंड याद कैसे करोगे? देखिए आपने जो देखा होगा, शिव का ऐसे जो सिर पे ऐसे ऐसे गोल जूड़ा सा बना होता है, तो उसको एक पुंड की तरह होता है सिर पर। तो शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। तो देखो ये आपके सामने है, ये चार्ट आप ज़रूर याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा मैं बार बार बोलूँगी तो आपका और मेरा दोनों का समय खराब होगा। काफ़ी समझदार हो तो ये समझ सकते हो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रैपाद क्या है? इसमें क्या है? श्रैपाद का समय क्या है? 8वीं शताब्दी है। श्रैपाद का क्या समय है? 8वीं शताब्दी और 769। कई बार क्या दिया होता है कि 769 भी दिया होता है। तो ये क्या है? राहुल, ये देखो ये गलत लिखा है, राहुल सांकृत्यायन नहीं, ये आधा सा इससे हट जाएगा, क्योंकि एक बार इंटर में इसका नाम पूछा गया था। ठीक है, तो इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। पुष्य या पुंड का जो समय है ये 7वीं शताब्दी है। ये शिव सिंह सेंगर के अनुसार है 7वीं ये पहला कवि। और शालिभद्रेश्वरी इनका समय 12वीं शताब्दी। इसको प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। शंभू को किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने माना है। ठीक है, तो सारे वीडियो को रोक कर आप इन्हें अच्छी प्रकार से याद कर लेना, इनका समय काल भी याद कर लेना, और इन्हें किस किसने माना है और कौन कौन प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, सर्वसम्मति या सर्वमान्य रूप से श्रैपा को ही पहला कवि माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? देखो दोस्तों, जो अष्टछाप के कवि हैं उनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना, कौन है कौन नहीं है। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे मलुक दास नहीं है, बाकी हैं। तो एक इनका चार्ट में यहाँ पूरा देखो, मैं क्या ये पूरा ही चार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हम पढ़ेंगे। मलुक दास अष्टछाप के कवि नहीं हैं ये, बल्कि निर्गुण भक्ति शाखा के संत कवि हैं। आप कौन से संत कवि हैं, कौन से सगुण हैं, कौन से निर्गुण हैं, ये आप जरूर याद कर लेना। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम, तो इनका समय कालक्रम में बार बार आता है। इनको तो आप रट लेना इसलिए बोलती हूँ बार बार, क्योंकि ये अगर कोई आपसे नींद में भी पूछे तो आपको मतलब कि आपके टिप्स पे होना चाहिए। कुंभनदास सबसे बड़े थे, ये वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ है, ये पूछा जाता है। तो आपके जो अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ थे कुंभनदास, और सबसे कनिष्ठ मतलब छोटा जो थे वो नंददास थे। और तो यहाँ देखेंगे कुंभनदास का समय 1468, मृत्यु इसकी नहीं पूछी जाती किसी की भी, लेकिन आप देख लेंगे जन्म जरूर आप याद कर लेना। मृत्यु ना हो तो मृत्यु अब आज तक कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन देख जरूर लेना। तो कुंभनदास 1468, जमुनावती वल्लभाचार्य इनके ये क्या थे? गुरु थे। 4 शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के। और 4 शिष्य किसके थे? विठलनाथ के थे। और वल्लभाचार्य और विठलनाथ आपस में पिता पुत्र थे। ठीक है, वल्लभाचार्य क्या थे? पिता थे, और विठलनाथ इनके बेटे थे। और विठलनाथ के भी बेटे कौन थे? गोकुलनाथ थे। तो इस प्रकार से पिता पुत्र का जोड़ा था, पहले वल्लभाचार्य, फिर विठलनाथ, फिर गोकुलनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुंभनदास 1468 समय है, इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में। सूरदास का काफ़ी विवादित समय है, तो सिही उत्तर प्रदेश में इनके गुरु भी वल्लभाचार्य थे। परमानंद 1493 कन्नौज उत्तर प्रदेश। कृष्णदास 1496 चिलोत्रा। और इनके क्या जोड़े बना बनाकर आप याद कर लेना, पहले इन 4 जोड़े, फिर ये 4 जोड़े। फिर गोविंद स्वामी 1505 आंध्र राजस्थान विठलनाथ। फिर 1515 मथुरा उत्तर प्रदेश विठलनाथ। चतुर्भुजदास 1530 जमुनावती क्या है उत्तर प्रदेश। तो इन्हें कुंभनदास और चतुर्भुज, ये ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जोड़ा था जो पिता और पुत्र का था। तो कुंभनदास और चतुर्भुजदास, कुंभनदास चतुर्भुजदास के पिता थे, ये बात याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोनों का जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। नंददास 1533 रामपुर उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा अष्टछाप के कवि में कौन थे जो पिता पुत्र थे, तो कुंभनदास और चतुर्भुजदास। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रचनाकाल चिंतामणि, कौन सी रचना चिंतामणि की है पूछा गया। अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कल्पतरु, काव्य निर्णय। तो इसमें आपका रहेगा कवि कल्पतरु। ठीक है, तो भाई देखो, अपने कुल की सबको चिंता होती है, ऐसी थोड़ी सी ट्रिक लगा लिया करो। तो अकेले कवि को थोड़ी ना, सभी को होती है अपने कुल की। आप देखो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने कुल का उनका मान बढ़ा है ना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ देखिए, कवि कल्पतरु किसकी है, चिंतामणि की 1650। अलंकार प्रकाश 1648 भूषण की है, ये पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। रसराज मतीराम 1663। काव्य निर्णय भिखारी दास 1746। सारी ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद करें ना वीडियो को रोक कर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, ये प्रश्न बहुत आता है दोस्तों कि कौन सा कवि द्विवेदी युग का है और कौन सा नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखें, खासकर जो भारतेंदु और द्विवेदी युग के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखो, गया प्रसाद शुक्ल ये क्या है, द्विवेदी युग के नहीं है। बाकी बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, राधा कृष्ण साथ, जसवंत, ये तीनों ही कवि किसके, द्विवेदी युग के हैं। इनकी व्याख्या हम यहाँ देख लेते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेह का जन्म 1883, ये द्विवेदी युग के। जब बद्रीनारायण चौधरी क्या है 1855 और राधा कृष्ण दास 1865। भारतेंदु जसवंत सिंह 1626, ये क्या है। अब जसवंत सिंह किसके, रीतिकाल के कवि हैं। जसवंत सिंह कहाँ के, रीतिकाल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी नहीं है, तो केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह। ये 8वां आपका रहेगा भवानी प्रसाद मिश्र। कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। बाकी केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल, ये क्या है, प्रगतिवादी कवि हैं। तो यहाँ देखेंगे, इनका जन्म भवानी प्रसाद का 1913। और भवानी प्रसाद की आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, इनको जरूर आप याद। देखो दोस्तों, जिस भी कवि लेखकों की आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं दी गई है, उनको तो आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। ये क्या थे, प्रयोगवादी कवि थे। 1913 में इनका जन्म हुआ था। दूसरे तार सप्तक में ये संकलित थे। जबकि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ था। देखो, नागार्जुन का जन्म भी कब हुआ था, 1911 में हुआ था। और ये इसकी पाठ्यक्रम में आपके कविताएं लगी हुई हैं। नागार्जुन का भी 1911, केदारनाथ अग्रवाल भी 1911, अज्ञे का जन्म भी 1911 में हुआ था। तो आप ऐसा करना, जितने भी कवि लेखक हैं उनकी एक सन में जो जन्म है उनको एक जगह लिखना, ताकि आपको, जैसे मैंने आपको बताया, अज्ञे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, इनका 1911 में हुआ था। फिर वासुदेव सिंह और त्रिलोचन 1917, शिवमंगल सिंह सिमन 1915 और भवानी प्रसाद 1913। तो ये सारे आप याद कर लें। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है, तो ये किसकी है, अज्ञे की पंक्ति। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अज्ञे की है। तो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ हम देखेंगे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, अज्ञे की है। गुण खाए सैतीरों पर बार खड़ी विधाता, ये नागार्जुन की है।
पीली शाम पतझर जरा अटका हुआ पत्ता शमशेर बहादुर है। एक ग्राम देवता नमस्कार सोने चांदी से किंतु तूने मिट्टी से क्या किया प्यार राम कुमार वर्मा की। ये सारी पंक्तियां वीडियो को रोककर अच्छी प्रकार से आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना सरोवर से दयाल सक्सेना की नहीं है। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध लिपटा रजाई। तो ये सबको पता है कि आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है, रघुवीर शाह की। और बाकी काठ की घंटियां हैं, कुआनो नदी है, लिपटा रजाई, ये सारी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। तो यहाँ देखें आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है, रघुवीर शाह की रचना। इसको मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है ताकि आपको पढ़ने में क्या है कठिनाई ना हो। तो इसको मैं पहले तैयार करके आती हूँ, फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, ठीक है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। सर क्या है सक्सेना की काव्य कृतियाँ देखेंगे। काव्य कृतियाँ का मतलब ये सारी क्या है काव्य यानी गद्य में पद्य में लिखी गई है, माफ़ कीजिए पद्य में। और जो क्या है जैसे आपके नाटक निबंध वगैरह ये क्या गद्य का भाग है। और ये कविताएं हैं जैसे काठ की घंटियाँ। देखो इनके आप सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना के आप देखोगे, मैंने इस चीज़ को महसूस किया। आप भी देखो काठ की घंटियाँ। अब क्या है देखो बांस का पुल, जैसे पुल है सूनी नाव। अब बांस का और क्या है नाव का संबंध है, यानी पुल का और नाव का संबंध है। फिर गर्म हवाएं, फिर नदी, पुल, नाव, ये देखो हवाएं, ये सब क्या है एक जैसे जैसे नाम है एक दूसरे से। जंगल, खूंटियों पट्टंगे लोग, काफी हाउस, ये क्या है इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ देखो काठ की घंटियाँ। अब काठ की घंटियाँ किस में बांधी गई है, बांस के पुल पर बांधी गई हैं। और क्या बांस का पुल क्या है एक मतलब ये पुल क्या है उसके पास क्या है एक नाव है। अब क्या है एक वहाँ गर्म हवाएं चल रही हैं। फिर एक कुआं कहाँ चल रही है, कुआनो नदी पर चल रही है। और ये क्या है एक जंगल का दर्द है। कई बार आप घूमने गए होंगे तो आप ये चीज़ महसूस करते हैं, वहाँ क्या है घंटियाँ भी बंधी हुई है, पुल भी है, नाव भी है, हवाएं चल रही हैं, फिर नदी है, जंगल, ऐसा लग रहा है कि जंगल अपना दर्द बयान कर रहा है। खूंटियों पट्टंगे, ये एक दूसरे से ऐसे ऐसे नाम इन्होंने चयन किए हैं जो जिनका एक जगह एक वातावरण से संबंध है। तो ऐसे कि नहीं आप उसे रटोगे तो लॉजिक लगाकर याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। फिर देखो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या की आंसुओं से जल्दी उसो। अब क्या जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं सीढ़ियों पर धूप में भी संघर्ष करते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध रहते हैं। जो आत्महत्या करते हैं वो कायर होते हैं और जो वीर होते हैं वो आत्महत्या के विरुद्ध होते हैं। हंसो हंसो जल्दी, वो हर परिस्थिति में हंसते रहते हैं। तो ऐसे आप लॉजिक करके याद करोगे तो कितने आप रटोगे। वो रचनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे तो आप क्या है भूल जाओगे। तो इस तरह से लॉजिक याद करके याद करोगे तो लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। इंदु के संपादक कौन है, अंबिका प्रसाद गुप्ता हिंदू पत्रिका के संपादक है। तो आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारा क्या है पाठ्यक्रम है। इतना तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि परिवेश से आप करोगे तो आप कम समय में ज़्यादा पाठ्यक्रम में पकड़ कर पाओगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताना। तो ये सारे देखो इस प्रश्नों की खासियत है कि एक प्रश्न आने के बाद जितने भी महत्वपूर्ण है सारे वहाँ दिए गए हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ आपकी पत्रिका है इस कॉलम में आपका प्रकाशन वर्ष है कि किस समय किस वर्ष में इसने प्रकाशित की गई थी। यहाँ संपादक हैं और यहाँ क्या है पत्रिका का प्रकाशन का स्थल है यानी स्थान है। तो यहाँ हम विस्तार से देखेंगे। इंदु पत्रिका 1909 में क्या प्रकाशित की, इनके संपादक कौन थे, अंबिका प्रसाद गुप्त थे। और ये मासिक थी। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि मासिक थी, साप्ताहिक थी, दैनिक थी, त्रैमासिक थी। तो ये कैसी थी, मासिक थी और ये काशी से प्रकाशित होती थी। ठीक है, 1909 अंबिका प्रसाद गुप्त और मासिक और एक काशी। फिर नई कविता के बारे में बहुत प्रश्न आता है। 1954 में इनके संपादक जगदीश गुप्त थे। ये अर्धवार्षिक थी। अर्धवार्षिक मतलब कि 6 महीने में ये आती थी और इलाहाबाद से। फिर है समालोचक 1902 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी है तो ये तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मासिक और जयपुर से। फिर है पाटलिपुत्र 1914 काशी प्रसाद जायसवाल मासिक पटना से। ठीक है, फिर है रस गंगाधर, किसका ग्रंथ है, रस गंगाधर आपका पंडितनाथ जगन्नाथ का है। और ये क्या है इनके सारे दिए गए, रस गंगाधर पंडितनाथ जगन्नाथ का, काव्य प्रकाश मम्मट की, कवि कुलकंठावन क्षेमेंद्र की है। और ये क्या है
साहित्य दर्पण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है, देखो साहित्य का जो दर्पण होता है वो विश्व को दिखाता है। भाई साहित्य के बारे में एक अभ्यर्थी के बारे में तो लिखा नहीं जाएगा, पूरे विश्व के बारे में लिखा जाएगा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं। फिर है 13वां प्रश्न निम्नलिखित में, देखो वैसे तो 13 प्रश्न हुए हैं, लेकिन कम से कम हम क्या है, कम से कम 50-60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें आपका रहेगा भाग्यवती। तो भाग्यवती किसका? सरदाराम फिल्लोरी का उपन्यास है। तो यहाँ देखेंगे पूरा विस्तार, देखेंगे यहाँ से, देखो आप पूरा विस्तार। ठीक है, चंद्रकांता और चंद्रकांता 24 भाग हैं 1896। नरेंद्र मोहन वीरेंद्र वीर 1895। कुसुम कुमारी 1899। काजर की ये महत्वपूर्ण देखेंगे आप, महत्वपूर्ण चंद्रकांता बार बार में यहाँ चंद्रकांता 37, नरेंद्र मोहन वीरेंद्र वीर कुसुम कुमारी। भूतनाथ ये भाग 6 और 1907 में, ये देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं। तो ये 4-5 जरूर पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लेना। जबकि भाग्यवती 1877 सरदाराम फिल्लोरी का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री भूतनाथ ये क्या है? अधूरा उपन्यास है। तो ये अधूरे हैं, जैसे कि इसका क्या है, प्रेमचंद का मंगलसूत्र जो उनके पुत्र ने अमृत राय ने पूरा किया था। तो ये क्या है, ये जो भी अधूरी जो कृतियाँ होती हैं वो बहुत पूछी जाती हैं। तो ये क्या है, इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। अब क्या है, ये क्या है, भूतनाथ जो है देवकीनंदन खत्री का, ये क्या अधूरा है, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? तो इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। जो अधूरी रचनाएं वो आप रट लेना जितने भी आती हैं तो आपके पाठ्यक्रम में। निम्न से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडे, विवेकराय, निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा नहीं है, और बाकी क्या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार उपन्यासकार हैं। इनकी कहानी रोमानी रूपी रुचि से प्रभावित है। तो प्रश्न आएगा कि कौन सा ऐसा कहानीकार है, उपन्यासकार है जो कि रोमानी से प्रभावित है? तो आपका निर्मल वर्मा रहेंगे। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव, संतरास, मन के अंधकार रूपी घुमा भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार है। जबकि मार्कंडे, विवेकराय, शिव प्रसाद ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। आवारा मसीहा की किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र। और इसके क्या है, रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। और ये शरद चंद्र के, ये आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये यहाँ देखेंगे बंगला उपन्यासकार, ये बंगला, इनके क्या बंगला उपन्यासकार थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके जीवन पर आधारित है। और इनको लिखा किसने था? विष्णु प्रभाकर ने लिया था। कब लिखा था? 1974 में। ये क्या है? जीवनी है। ये विधा भी पूछी जाती है, तो इसकी विधा क्या है? जीवनी। शरद चंद्र के ऊपर जीवनी लिखी, विष्णु प्रभाकर ने लिखी 1974 में। इसके कितने भाग है? इसके 3 भाग हैं, दिशारा, दिशा की खोज, दिशांतर। इसके अलावा प्रेमचंद घर में जीवनी लिखी है, ये आपके पाठ्यक्रम में 1944 में इनकी पत्नी ने शिवरानी ने लिखी। ठीक है, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही जीवनी लिखी 1962 में। और एक प्रेमचंद क्या है, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने। तो ये सारी जीवनियाँ इनके रहेंगी, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर वीडियो और लंबी बनानी है या ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट जरूर किया करो। आपके कमेंट मेरे लिए प्रेरणा का कार्य करते, जैसे आपको बार बार में प्रेरणा की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वैसे मुझे भी होती है। और आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई प्रेरणा नहीं है। और अगर आप चाहते हैं मैं ज़्यादा से क्वेश्चन लेके आऊँ तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ। कुछ अभ्यर्थी वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो एक कमेंट भी नहीं लिखते। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम चाहिए तो ये नंबर है मेरा, ये ऊपर दिया हुआ है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 90 68 68 49 54। इन पर आप संदेश भेजकर क्या है अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम मंगा सकते हैं। अभी आपकी परीक्षा में पूरे के पूरे कितने पहले पेपर में आपके 3 महीने बचे हैं, तो उन्हें आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। और आपकी जो सैलरी रहेंगी ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत में 1 लाख प्लस होगी। तो ये 1000-1500 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति, ज़्यादा क्या संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलेगा, तो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है आप उन्हें इतने दिन में कैसे पढ़ते हो। तो ये ज़रूर मंगवाएं।
और अपनी तैयारी को मजबूत करें। बाकी प्रीवियस शेयर तो मैं आपके यूट्यूब पर आपको मिलेंगे ही, वो तो मैं फ्री में करवा ही रही हूँ। तो अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सिलेबस या संपूर्ण पाठ्यक्रम की पीडीएफ अवश्य मंगाएं इन नंबरों पर। इन पे कॉल नहीं लग पाएगी, ये कि आप वॉइस कॉलिंग और या संदेश की सुविधा है, क्योंकि इसमें रिचार्ज नहीं होता है, इसमें किसी मैं फ़ोन में करवाती नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप के दोस्तों को इसकी आवश्यकता है, आपके जानकार को, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें, ठीक है। और मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।